नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक रणभूमि में जहां तलवारों से ज्यादा ताकत थी कलम की। दोस्तों, प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ये उन महान लेखकों की कहानी है जिनकी एक-एक पंक्ति आज भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनकर खड़ी रहती है। और दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौटिल्य और अर्थशास्त्र, कालिदास और अभिज्ञान शाकुंतलम, चरक सुश्रुत और आयुर्वेद सर्जरी, आर्यभट्ट और गणित का कमाल, सब कुछ आज एक ही वीडियो में, कहानी के साथ, ट्रिक के साथ और एग्जाम पॉइंट के साथ। तो कॉपी पेन तैयार रखिए, दिमाग ओपन रखिए और ध्यान से देखिए पूरी वन शॉट क्लास, क्योंकि यही वीडियो आपका सिलेक्शन तय कर सकती है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल न छूटे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आपको ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर वन शॉट क्लास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्लास शुरू करते हैं। रॉकेट। दोस्तों, जब भी इतिहास में राजनीति और शासन की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य उर्फ चाणक्य, जिन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, जो आज भी प्रशासन, कूटनीति और राजनीति की बाइबल मानी जाती है। और जब बात आती है इतिहास को लिखने की, तो नाम गूंजता है मेगस्थनीज, जिन्होंने लिखा इंडिका और मौर्यकालीन भारत को दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान में भी प्राचीन भारत किसी से कम नहीं था, क्योंकि यहां हुए चरक, जिनकी अमर कृति चरक संहिता आज भी आयुर्वेद की आधारशिला है। और जब सर्जरी की बात आती है, तो याद आता है एक नाम, सुश्रुत, जिन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता, जिसे आधुनिक सर्जरी की जननी कहा जाता है। दोस्तों, साहित्य और नाटक की दुनिया में जिस लेखक ने संस्कृत साहित्य को अमर कर दिया, वो हैं महाकवि कालिदास, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आज भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हैं। बौद्ध साहित्य की बात करें तो याद रखिए अश्वघोष, जिनकी प्रसिद्ध कृति बुद्धचरित बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी कहती है। और दोस्तों, गणित में भारत को विश्व गुरु बनाने वाले आर्यभट्ट, जिनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी विज्ञान और गणित का आधार है। दोस्तों, इन सबको आपने कहानी के रूप में सुना, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। उसके बाद इन पर आधारित पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी में सुना, मैंने आपको सारी कहानी सुना के दिखाई, जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स थी या जिनके भी बारे में बताया गया था, उन सबको वन बाय वन आपने कहानी के रूप में सुना। अब हम इन पे वन बाय वन चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी बुक की क्या फेमस सिस्टम रहा और किस तरीके से ये बुकें फेमस रहीं, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बुक है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज था इसका लिखने वाला, यानी कि इसका राइटर कौन था? मेगास्थनीज। ये पहली ऐसी बुक है और पहला ऐसा लेखक जिसने भारत को बाहर से लिखा है, यानी कि ये भारत के बाहर से आया था। अब ये आया कहाँ था? ये आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, यानी कि यूनान से आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। और दूसरी चीज ये बताई गई इसमें कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का शासन जब चल रहा था, तब ये भारत में दस्तक दी इसने। और इसने क्या क्या चीजें ली? इसने भारत का सामाजिक, प्रशासनिक, इस सब वर्णन को अपनी बुक इंडिका में दर्शाया। दूसरी चीज, इसके साथ साथ इसने क्या किया, जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका भी वर्णन किया और यहाँ पर जाति व्यवस्था और प्रशासन, इसके बारे में काफी अच्छे से वर्णन किया, जिसके कारण इसकी बुक इंडिका काफी फेमस हुई। ये बताया भी गया है इसके बारे में कि ये भारत में ऐसी बुक रही है जो भारत के बाहर सबसे पहली जानकारी भारत के बारे में देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए दूसरी बुक है जो बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री जिनका नाम भारतवर्ष में जाना जाता है, इनको कहा जाता है कौटिल्य यानी कि चाणक्य। पहली पुस्तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया, सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य का ये मार्गदर्शक रहे। इन्होंने सबसे पहली क्या बात बताई, इस बुक में यही लिखा गया है, जो इनके द्वारा जो ही कृतियां इनके द्वारा की गई, इन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि मगध का जब उदय हुआ तो मैंने आपको एक वंश पढ़ाया था, नंद वंश। जब आप पढ़ रहे थे ना तो मैंने आपको पढ़ाया था नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? घनानंद। घनानंद ने क्या किया, ये काफी साम्राज्य काफी मजबूत था, लेकिन हुआ क्या, घनानंद ने ही इनकी क्या कर दी, बेइज्जती की थी। आपको मैंने समझाया भी था, इनका अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ऐतिहासिक रचना रच दी और बताया इन्होंने कि मैं जब तक इस साम्राज्य का पतन नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आखिरकार इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस वंश को समाप्त कर दिया था। किसके सहयोग से? चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से। तभी वहीं से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने लिखा भी है कि मौर्य साम्राज्य का मार्गदर्शक। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये पुस्तक जो थी वो राजनीतिक और अर्थ यानी कि इकोनॉमी यानी कि भारत की इकोनॉमी के बारे में बताती है। तीसरी चीज जासूसी पर ग्रंथ, यानी कि ये जासूसी के बारे में भी लिखा गया ऐसा ग्रंथ है जो जासूसी के बारे में भी बात करता है। दूसरी एग्जाम पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दो हैं। देखिए इसमें राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत जिन्हें बोलते हैं, यानी कि सप्तांग सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत वो है, इनमें 7 तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा किस तरीके की होनी चाहिए, राजा को शासन किस तरीके से करना चाहिए, अपने वजीरों की सलाह कहाँ जरूरी कहाँ नहीं है, ये सारी चीजें इनके सिद्धांतों पर आधारित होकर इन्होंने 7 सिद्धांत दिए। प्रजा में खुशहाली किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ऐसे करके इन्होंने राज्य के लिए 7 अंक बताए, जिससे अगर ये 7 अंक कोई फॉलो करे तो वो राज्य कैसा रहेगा, दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ेगा। इन्होंने साथ ही साथ कर व्यवस्था की भी बहुत अच्छी चर्चा की है, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। अब देखिए इसको याद करने की बात यहां आती, तो इसको याद कैसे करें। वैसे तो ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप आपको सभी को पता है, ये बहुत फेमस पुस्तक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रिक में इसमें कैसे चलते हैं, ट्रिक से हिसाब से देखिए कौटिल्य में आता है कोटि, और कोटि को क्या कहते हैं आप लोग, कोटि को कहते हैं करोड़। अगर आपने संस्कृत में जाना होगा तो कोटि को कहते हैं क्या, करोड़। और अगर करोड़ की बात आती है, और देखिए यहाँ तो करोड़ क्या है, यानी कि करोड़ में जब बात करेंगे तो क्या है, पैसे की बात कर रहे हैं, आप धन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल। तो कोटि की बात किस में होती है, कोटि की बात जब ही तो होती है जब आप करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ों यानी कि धन दौलत। तो ये ग्रंथ किस पर आधारित है, अर्थशास्त्र पर, और इसके लेखक कौन है, चाणक्य। तो सिंपल ऐसे आपको ये याद आ जाएगी। अगली बात करते हैं। देखिए अगली पुस्तक है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। अब देखिए मुद्रा राक्षस के बारे में भी एक ऐसी बात बोली जाती है कि जो विशाख दत्त इसके द्वारा जो लिखी गई ये पुस्तक थी, ये भी काफी फेमस रही। इसने भी काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया, जिसमें मौर्य सत्ता का संघर्ष का वर्णन इसमें किया गया, इसलिए ये बुक बहुत फेमस रही। क्यों? क्योंकि देखिए मौर्य वंश की स्थापना करवाई किसने, मैंने अभी आपको बताया किसने, चाणक्य ने। अगर चाणक्य ने जो महान शासक को अच्छे तरीके से शिक्षा देकर और जो पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रशासन था उसको खत्म करा के जिसने नए वंश का उदय किया, उसको धीरे धीरे पतन की ओर ले जाने के लिए क्या कारण रहे, इस पूरी व्यवस्था का वर्णन, यानी कि पूरे मौर्य सत्ता का संघर्ष का वर्णन किसने किया है, ये विशाख दत्त जी के द्वारा किया गया। किसमें, मुद्रा राक्षस बुक में, और देवी चंद्र गुप्तम इसमें भी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने एक नाटककार के रूप में बहुत अच्छा रोल निभाया। अब देखिए याद करते हैं इस पुस्तक को, विशाख और दत्त, और इसकी जो रचना है वो है
मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अब याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्रा और राक्षस यानी कि यहाँ पकड़िए, दत्त में आता है दत्त, दत्त से बनाइए क्या, दैत्य, और यहाँ देखिए क्या है, राक्षस, ये दिख रहा है आपको। तो दैत्य का ही अगला नाम क्या होता है, यानी कि दैत्य का ही सेम समानार्थी क्या है, राक्षस। दूसरी चीज ये है, इसमें आ रहा है देखिए देवी। अब देवी देवताओं राक्षस दैत्य की बात कहाँ होती है, जब देवी देवताओं की बात होती है तो राक्षसों की बात होती है, सिंपल, ये आपको ऐसे याद आ जाएगा। चलिए अगली बुक पे चलते हैं, ये है पतंजलि की महाभाष्य। अब देखिए पतंजलि के बारे में भी बहुत बड़ी जानकारी जो है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण की जननी बताई जाती है। ये पुस्तक महाभाष्य की जो पतंजलि है, महाभाष्य पुस्तक जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई, ये दूसरी चीज इसके साथ साथ ये भी है कि ये शुंग काल की जानकारी देती है। अब ये देखिए शुंग काल अगर आपको पता हो तो आप इसको रिपीट यहाँ पे जरूर करें। जैसे कि मैंने कल आपको सारे मगध के साम्राज्य बताए थे, उनमें एक इंपॉर्टेंट शुंग भी था, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लें। शुंग वंश का काल क्या रहा, किस तरीके से शुंग वंश के बारे में मैंने आपको कल बताया था अच्छी तरीके से, आप रिपीट जरूर कर लें। और देखिए अब पतंजलि, इसको याद कैसे करें, महाभाष्य और पतंजलि। तो देखिए कैसे याद करेंगे, पंत से बना, ये पथ है ना, पथ, इससे बना पति। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको हमेशा के लिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ रिलेट करना सीख जाइए, इसको आप आसानी से पेपर में याद कर लेंगे, आपको कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। देखिए पतंजलि, इसको ब्रेक करिए शब्द को, तो ये बनेगा पत और प्लस जली, यानी कि अंजलि, पत प्लस अंजलि, इसमें आ रहा है। अब देखिए पत से बनेगा पति और अंजलि, तो यानी अंजलि के पति। अगर अंजलि पति से कुछ कह देना तो वो क्या करते हैं, महान भाषण देते हैं, महान भाषण यानी कि महाभाष्य। तो बस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अश्वघोष। देखिए अश्वघोष की पुस्तक है क्या, बुद्ध चरित्रम और सौंदरानंद। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब कनिष्क, इनके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बात करते हैं। कनिष्क कौन था, कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा था। दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, सबसे पहली वीडियो जब मैं बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने बुद्ध चरित्र, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की संगीतियां भी मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें कनिष्क का जिक्र कहीं ना कहीं मैंने किया है। आपको अच्छी तरीके से बताना है वो कौन सी बात है, किस जगह मैंने आपको ये कनिष्क का जिक्र करके बताया। आप जब भी कभी इस वीडियो को देखें तो उसमें तुरंत आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें कनिष्क के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अश्वघोष जो है, इन्होंने बुक तो लिख दी बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, लेकिन इनको याद कैसे करें। तो देखिए अश्व है, अश्व, अश्व होता है घोड़ा, यानी कि घोड़े का पर्यायवाची है क्या, यानी घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं, सॉरी अश्व, क्या बोलते हैं संस्कृत में, अश्व। अब देखिए अश्व की जय जय घोष कब होती है, जब वो बहुत सुंदर हो, सौंदर्य में आ रहा सुंदर। और दूसरी चीज बुद्ध चरित्र, यानी कि उसकी बुद्धि और चरित्र दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तब उसकी क्या होती है, जय जय घोष। तो बस अश्व घोष याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है फाइयान। क्या है, फाइयान। अब फाइयान के बारे में बात करें तो देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फो को की। अब देखिए जैसा चाइनीज नाम है फाइयान, आपने भी सुना होगा, तो देखिए ये क्या है था, चीनी यात्री था। दूसरी चीज ये गुप्त काल का वर्णन इसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड मार्क किया, ध्यान रखना आप लोग कि गुप्त काल का वर्णन फाहियान ने अपनी पुस्तक फो की में याद किया। अब देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कैसे याद करते हैं इसे। देखिए फाहियान जो था ये अब चीनी यात्री था, तो चीनी कैसे बोलते हैं, फो की कू, आपको समझ में तो आती नहीं है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो फा से फाहियान और फा से फो, तो ऐसे करके आपको रिलेट कर लेंगे और आसानी से ये याद हो जाएगा, फो की कू। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगला है हुएनसांग। हुएनसांग ध्यान रखिएगा, इसके इंग्लिश में जुएनजैंग कहते हैं, जुएनजैंग। अक्सर करके एग्जाम में यहीं से गलती उठती है, हुएनसांग हिंदी में नहीं लिखता आजकल, वो इंग्लिश में जुएनजैंग लिखता है। तो इंग्लिश में लिखता है, तो इसकी पुस्तक थी सीयू की, क्या नाम था, सीयू की। और इसने हर्षवर्धन के काल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था उसके बारे में काफी वर्णन किया हुआ है। अब देखिए बात करते हैं कि इसको याद कैसे करें, तो जुएनजैंग को याद कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। हुएन और नशा, नशांग में आ रहा है नशा। अब देखिए जब भी आदमी कभी नशा कर ले ना, नशा, तो वो क्या करता है, आई विल सी यू लेटर कहता है ना,
सी यू लेटर कहते हैं ना, सी यू लेटर, तो सी यू ऐसे ही आपको याद आ जाएगी, सी यू लेटर। देखिए पुस्तक लिखी हुई है सी यू, बस सिंपल ऐसे रिलेट करना है। अगला देखिए इत्सिंग, क्या नाम है, इत्सिंग। अब ये भी क्या था, ये भी एक इतिहासकार लेखक रहा जिसने बुद्धिस्ट रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। बुद्धिस्ट रिलीजन में क्या क्या इसने इसने शिक्षा व्यवस्था और बौद्ध संघ, बौद्धों के संघ यानी कि बौद्ध में क्या क्या धर्म राजनीति क्या क्या रहती थी उसके बारे में इसने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। दूसरी चीज इसने शिक्षा व्यवस्था को भी बताया। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे सर, सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ। तो देखिए अब थोड़ी सी आप समझदारी दिखाएं, कहीं भी समाज में खड़े हो जाएं और आपको थोड़ी सी बौद्ध से बनेगी बुद्धि। अगर आपकी बौद्ध विकास हो जाए यानी कि बुद्धि का विकास हो जाए और आप दो चार बातें किसी लोगों से कहने लग जाएं तो लोग क्या कहते हैं, तेरे तो ज्यादा सींग निकल आए, क्या कहते हैं, सींग, इत सींग। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा इत सिंह और बौद्ध, यानी कि बुद्धि आपको आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लोग बाग ये कहने लगे अरे ज्यादा बड़ी बात करता है, आप तेरे तो सींग निकल आए, क्या सींग। दोस्तों ये सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए डेफिनेटली मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में आसानी से ये याद आ जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक की, सिर्फ आप रिलेट करते जाइए और एक बार जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं आप इसे लास्ट में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, डेफिनेटली आपको कभी जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कालिदास। देखिए कालिदास जो थे ना, इनके बारे में जो भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि ये संस्कृत के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत को इतना महान बना दिया क्योंकि सारी चीजें इन्होंने संस्कृत में की। देखिए इनकी रचनाओं में भी आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ इनकी रचनाएं लिखी हैं, देखिए ऋतु संहारम, उसके बाद लिखी है विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिविज्ञान शाकुंतलम। ये सारी कृतियां जो हैं इनकी, ये संस्कृत में लिखी गई हैं। दूसरी ये कि ये गुप्त काल के बहुत फेमस कवि थे, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि इतनी सारी रचनाएं हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, आप उसे अच्छे से सुनिए, देखिए आपको चुटकियों में आपके याद हो जाएगी। देखिए काली नाम का एक लड़का था जो शकुंतला नाम की लड़की का दास था। काली नाम का लड़का शकुंतला नाम की लड़की का दास था। अब शकुंतला जो थी वो अविज्ञान थी, मतलब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं था, हल्की थी, मतलब उसको थोड़ा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उसके विवेक से बहुत तेज थी, तो वो अपने विवेक का विक्रम का यूज करके किसी को भी वश में कर लेती थी। अब ऐसा क्या हुआ, और उसने दूसरी चीज ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी याद रखिएगा कि किसी को भी वश में करने के लिए उसके लिए संभव था कि वो किसी को भी मार सकती थी। हुआ क्या, इसी के बीच उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम था ऋतु, ऋतु का संहार कर दिया। क्यों, उसने ऋतु का संहार का मतलब होता है ऋतु को मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि वो रघु नाम के लड़के को वश में करना चाहती थी, जो उसका भाई था, किसका, शकुंतला का। वो रघु नाम के लड़के को वश में करना चाहती थी, जो उसने मार दिया। किसको मार दिया, ऋतु को मार दिया। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या कि जो मेघ नाम का लड़का था ना, वो दूत बन के आया और उसने क्या किया, ऋतु को बचा लिया। तो ये कहानी यहां कंप्लीट होती है। तो देखिए मैं अब इसके बारे में आपको समझाता हूं। सबसे मैंने आपको बताया कि काली, काली से बनेगा कालिदास, और ये दास था किसका, मैंने आपको समझाया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, इसमें कोई फन बट नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। ये दास किसका था, ये लड़का था, वो सॉरी लड़की किसका दास था, शकुंतला का। अब शकुंतला का दास था तो शाकुंतलम कैसी थी, वो अभिज्ञान, यानी कि वो जानकारी नहीं थी उसे ज्यादा, अभिज्ञान थी। लेकिन उसने क्या किया सर, अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, वो किसी को भी बस में कर लेती थी। तो विक्रमो वर्षीयम, विवेक से, कुमार संभवम, वो मार देती थी किसी को भी, ये उसके लिए बहुत संभव था। उसने ऋतु का संहार कर दिया अपनी फ्रेंड का, ऋतु संहारम। क्यों, क्योंकि वो रघु को क्या करना चाहती थी, वश में। बाद में मेघ कौन आया, मेघ नाम का लड़का जो है वो दूध बन के आया। देखिए इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको याद हो गई होगा अगर ये कहानी आपने समझी होगी। अगर कहानी समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं बाण भट्ट की। इनकी दो फेमस पुस्तकें हैं, हर्षचरित और कादंबरी। बाण भट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इतिहास में आपको बता रहा हूं
ये हर्षवर्धन जो राजा थे, इनके दरबारी कवि थे। कौन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और इनके जीवन की ऐतिहासिक जीवनी जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसको आसानी से याद कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर्षचरित और कादंबरी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है राज तरंगिणी। ये लिखी गई है किसके द्वारा? कल्लड़ के द्वारा। पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। इसमें ये फेमस पुस्तक क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास की बात की गई, यानी कि भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो जगह पड़ती है जिसका नाम है कश्मीर, यानी कि राज्य, अगर यूटी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे तो ये एक प्रांत हुए करते थे। अभी ये क्या है? अभी ये राज्य यूटी में डिवाइडेशन हो गया, तो ध्यान रखिएगा आप। ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है जिसके बारे में कश्मीर का इतिहास लिखा गया, यानी कि जिसने कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या बताया। अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि इसको याद कैसे करें। देखिए, राज से बनेगा राजा, और तर से बनेगा, तर से माने उसका, कहते हैं ना, तुम तर जाओगे। कब? तो राजा कब तरेगा, यानी कि राजा का उद्धार कब होगा? कल्हड़ से बनेगा कल्याण। देखिए, याद रखिए, यानी कि राजा का कल्याण हो जाएगा तो वो तर जाएगा। तो ऐसे आपको याद आ जाए कि राजा, कल्लड़ और तरंगड़ी, तर राज तरंगड़ी कल्लड़ के द्वारा लिखी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली बुक देखिए, कुछ फेमस बुक और है, जैसे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इनकी कौन सी है? पंचतंत्र। अब ब्रह्मगुप्त, इनकी कौन सी है? ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। अगली है अमर सिंह, अमरकोश। संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है, ये ध्यान रखना, शब्दकोश, इसके बारे में जानकारी अमरकोश में मिलती है। अगली है बराह मिहिर। बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई क्या? बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का। शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृक्ष कटिकम। ये भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का नाटक है, एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप इस बारे में। अब देखिए, याद कैसे करते हैं, एक दो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको याद हो जाएगी। जैसे भगवान विष्णु की बात की गई है, तो भगवान विष्णु पंचतंत्र। अब देखिए, आपको भी पता है भगवान जो है वो पंचतंत्र है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है मिलकर। तो विष्णु भगवान भी क्या है? पंचतंत्र का ही तो स्वरूप है, जिसमें देखिए धरती, आकाश, पाताल, वायु, इस सब के बारे में बताया था ना। अगली बात करते हैं। देखिए, ब्रह्म में आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ब्रह्म पहले से ही आ रहा है दोनों में। अमर सिंह की याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें अमर कोश आ रहा है। देखिए, वराह, इसको याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। वराह, आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु का एक अवतार वराह भी है। आप लोग नहीं पता है तो सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। वराह भगवान, यानी कि सूर्य रूप में आए थे वो। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? पूरी धरती को जब एक राक्षस उठा ले गया था, तो वो क्या करते? सूर्य रूप में बनकर वराह भगवान का अवतार लेकर वो धरती पर आए थे। उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। आप कहानी को समझिएगा, तब समझ में आएगी आपको। तो इन्होंने क्या है, देखिए, पंच सिद्धांत का और व्रत संहिता। पंच सिद्धांत का मैंने अभी आपको बताया, विष्णु भगवान किसके प्रतीक है? पंच सिद्धांत के। तो ऐसे करके ये आपको याद हो जाएगी। शूद्रक, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आसानी से याद हो जाएगा आपको। मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, ये है सम्राट हर्षवर्धन की बारे में। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये संस्कृत का नाटक है प्रियदर्शिका। इसके बारे में याद किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बताया भी गया है कि राजा और लेखक एक साथ ही दोनों थे, यानी कि राजा भी वही थे और लेखक भी वही थे। तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका याद कैसे करेंगे? देखिए, हर्ष और वर्धन। अब आदमी सम्राट बन जाता है तो वो खुश रहता है। सम्राट का मतलब राजा बन जाएगा तो वो क्या? हर्ष से खुशी रहेगा, यानी कि हर्ष होता है खुश रहना। रत्नावली, अब उसने रत्न तो वैसे भी पहनना शुरू कर देगा। नागानंद, अब उसने देखा आनंद तो उसे वैसे ही आने लगेंगे। और प्रिय दर्शिका, अब दर्शक उसे देखने के लिए जरूरी आएंगे। जब भाई आदमी सम्राट हो जाएगा तो उसे देखने के लिए नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। अगला है देखिए भारवी। भारवी क्या है? किरातार्जुनीयम। इनकी पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयम। कैसे याद करेंगे? महाकाव्य पर आधारित है, बहुत बढ़िया किताब है। इसके बारे में महाभारत के बारे में डिस्क्राइब किया गया। देखिए, रवि, भार रवि, यानी कि बाहर रवि है, किराता से बनता है किराया, और जून में मांगने के लिए आता है, यही उसका नियम है। वो रवि जो है वो किराया मांगने के लिए जून में आता है, यही नियम है। तो भारवी किरातार्जुनीयम याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि, पाणिनि की है अष्टाध्यायी। ये देखिए बहुत सिंपल है,
आसानी से आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाणिनि अष्टाध्यायी यानी संस्कृत व्याकरण की आधारशिला। तो चलिए दोस्तों, आपने इतनी सारी जानकारी ली, अब थोड़ा सा और आगे बढ़। देखिए, अब मैंने इस पे क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए वो मैंने सारे इस पे लेटेस्ट एग्जाम पर आधारित सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आसानी से इसको जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे साथ साथ देते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिका के लेखक कौन है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था इंडिका के लेखक ऑप्शन बी यानी कि मेगास्थनीज। अगर आपने कहानी सही से सुनी होगी और मेरे द्वारा बताई गई सारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के जवाब चुटकियों में दे देंगे। देखिए, अगला क्या है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? देखिए, मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनान से आया था। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था अर्थ का मतलब धन और कोटि यानी कि करोड़। जब करोड़ों की बात करेंगे तो आप क्या होगा, कौटिल्य, ऐसे याद आ जाएगा आपको। सप्तांग सिद्धांत किसने दिए थे? मैंने आपको बताया था सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 तरीके से राज्य को चलाने के लिए राजा के क्या नियम होने चाहिए, ये किसने बताया था? ये कौटिल्य ने बताया था अपनी बुक किसमें, अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाभाष्य मैंने आपको बताया था। देखिए, आपको ट्रिक अगर याद होगी, महान भाषण कौन देता था? पति किसके थे? अंजलि के। तो पतंजलि, बस याद आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करिए, डेफिनेटली आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला देखिए, पतंजलि किस काल से संबंधित है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था पतंजलि जो है महाभाष्य की रचना है। पतंजलि की रचना क्या है? महाभाष्य, और उनमें शुंग वंश का जिक्र किया गया है। मैंने आपको बताया भी था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। फाहियान किस शासक के समय भारत में आया था? देखिए, फाहियान कब आया था? मैंने आपको बताया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक फेमस बुक ही अगर आपको याद हो तो जरूर लिखिएगा। इसमें फेमस बुक कौन सी है जरूर लिखिए, मैंने आपको बताया है। देखिए, ह्वेनसांग जुएनजैंग कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ह्वेनसांग का संबंध किससे? इससे देखिए, ऐसे नाम आपको पता है, चाइना में मिलते हैं, आपको बताया भी था। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किसके द्वारा किया गया? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में किसने बताया था? इत सिंह ने बताया था। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। आगे बढ़ते हैं। इत सिंह किससे संबंधित ग्रंथ के लेखक हैं? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किसका प्रशासन किया गया है? बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर जानकारी चाहिए आपको तो इत सिंह की फेमस पुस्तक उसको पढ़िए, आपको आसानी से याद आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कालिदास किस काल से संबंधित है? मैंने आपको बताया था गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन बी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? देखिए, मैंने आपको कहानी सुनाई थी काली, अभिज्ञान और शाकुंतलम। अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। कालिदास था किसका? शकुंतला का। शकुंतला कैसी थी? अभिज्ञान। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था ना, राजा तर जाता है कब? जब उसका कल्याण हो जाए। तो कल्याण से कल्लड़, बस सिंपल आपको याद आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास है? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, इंडिका इंडिका भारत के किस पहलू का वर्णन करती है? देखिए, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताती है। अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया भी था जब शुरुआत में मैं बता रहा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेखक विदेशी यात्री नहीं था? देखिए, फाइयान चाइना से आया था, वेनसांग ये भी चाइना का, इत्सिंग ये भी चाइना का, कालिदास ही थे भारत के। सिंपल, तो ये विदेशी नहीं थे। ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्न में से कौन बौद्ध साहित्यकार है? देखिए, बौद्ध के टाइम पे संगीतियां जब हो रही थी तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी था। अगर आपने समझा है इसको तो आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सौंदरानंद किसने लिखा? अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास और बाणभट्ट। अगर इसकी भी ट्रिक आपको याद है तो इसके क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।